भाग 44। विक्रम अपने केबिन में बैठा उसकी सारी बातें सुन रहा था। बिल्कुल सही जा रही हो, यही तो मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा ही करो। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इस औरत को अभी भी पैसा दिखाई दे रहा है, इसे इसकी गलती का एहसास नहीं हो रहा। मैं जानता था कि ये कुछ ऐसा ही करेगी, तभी तो इंतजाम किया है। इसे अभी भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो रहा कि इसने अपनी लाइफ में कितनों को तकलीफ पहुंचाई है। ठीक है, जैसी इसकी मर्जी। मेरा क्या है, कल्पना की मोटी बुद्धि में बात जितनी देर से पहुंचेगी, ये उतना ही परेशान होगी। विक्रम के पास दोपहर को पुलिस का फोन आया कि उसकी गाड़ी को किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है और यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिस ने कुछ कार्यवाही की और पूछताछ के लिए विक्रम को बुलाया। विक्रम थाने पहुंचा और वहां का काम खत्म कर ऑफिस पहुंच गया। अपना काम खत्म कर विक्रम ने शाम को अपने ड्राइवर को फोन कर विविधा की गाड़ी मंगा ली। विक्रम घर पहुंचा तो दयाल काका उसे खुद से कुछ उकड़े से नजर आए। वह उनके पास जा बैठा। क्या बात है काका, आप मुझसे नाराज हैं? दयाल काका बोले, देख रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो तुम। विक्रम ने एक बार खुद को देखा, फिर मुस्कुरा कर कहता है, ज्यादा तो नहीं, बस 6 फुट। दयाल काका बोले, बात मत पलटो। तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है? क्या हुआ है? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? वह तो खराब हो गई। खराब हो गई या एक्सीडेंट हो गया? विक्रम ने गहरी सांस ली। जब आपको पता ही है तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे तो पता है कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन यह नहीं पता कि किया किसने। लेकिन तुम्हें तो पता है, पर तुम गुनाहगार तक पुलिस को पहुंचने नहीं दोगे। विक्रम बोला, क्या मतलब? काका बोले, जब दोपहर मुझे पता चला कि तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी ट्रक ने टक्कर मार दी है, तो मैं थाने पहुंचा। वहां पुलिस वालों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तुमने उनसे यह कहा है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है और यह टक्कर भी शायद अनजाने में लगी है। इसका क्या मतलब हुआ विक्रम? विक्रम बोला, हाँ, यही हुआ होगा। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। झूठ। तुम अच्छे से जानते हो कि कल्पना तुम्हारे पीछे है। हो सकता है कि यह उसकी ही हरकत हो। काका, आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोचते? दयाल काका बोले, मैं सब सही सोच रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो। वह विक्रम जो हमेशा अपनी चीजें शेयर करता है, आज अपनी गाड़ी को लेकर चला जाता है, यह कहते हुए कि मुझे अपनी गाड़ी में ही कंफर्टेबल फील होता है और उसकी किसी भी चीज को हाथ ना लगाया जाए। इत्तेफाक तो देखो कि आज ही तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। विक्रम कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं काका, कि अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट मैंने खुद करवाया? दयाल काका बोले, मैं तो कहना चाहता हूं कि तुम्हें पता था कि आज तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, तभी तो तुम घबराए हुए हमारे पास आए थे और सबसे पहला सवाल यही था कि क्या हम ठीक हैं? विक्रम बोला, उस बात से कुछ साबित नहीं होता। मैंने बताया था आपको कि एक बुरा सपना देखा था, तो बस इसलिए पूछ रहा था मैं आपसे। काका बोले, पागल समझा है मुझे? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो ना सही, मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मेरा बच्चा एकदम सही सलामत चाहिए। वैसे तुमसे ज्यादा तो मुझे उस कल्पना की फिक्र है, क्योंकि वह तुम्हें सही से नहीं जानती, लेकिन फिर भी सावधानी रखने में कोई बुराई नहीं है बेटा। विक्रम मुस्कुरा दिया और काका के गले से लग गया। आप सबसे बेस्ट हैं, पूरा ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। दयाल काका ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा, क्योंकि मेरा बेटा सबसे बेस्ट है।
इतने में टेरेस से विविधा और आरुषि उन दोनों को गले लगते देख हंसने लगे। विविधा बोली, देखो तो महिषासुर को कितना प्यार आ रहा है हमारे काका पर। विक्रम बोला, काका, लगता है कोई जल रहा है। यह सुन काका आरुषि तो हंसने लगे, लेकिन विविधा विक्रम को मुंह चिढ़ाने लगी। ब्रजेश जी रात में छवि जी के साथ खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर ललिता बुआ की आवाज सुनाई दी, जो ब्रजेश जी को पुकार रही थी। ब्रजेश! ब्रजेश जी ने छवि जी को दरवाजा खोलने का इशारा किया। छवि जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़ी ललिता बुआ उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और साड़ी के एक छोर को खोलकर उसमें से कुछ तुड़े मुड़े नोट निकाल उनके हाथ में रख दिए। वह आज बहुत खुश लग रही थी। कैसी हो छवि? काम धंधे में लगी रहती हो अभी भी हर वक्त, या थोड़ा बहुत आराम भी करती हो? आज बहुत खुश हूँ मैं। बड़ा मुनाफा हुआ मुझे धंधे में, वह भी पूरे 2000 का, और सारा सामान भी बिक गया जल्दी में। आज ब्रजेश पैसे लेने नहीं आया तो मैंने सोचा कि मैं ही देती हूँ। चलो गिन लो पूरे हैं कि नहीं। छवि जी शांत सी बोली, नहीं, आपने गिन लिए तो ठीक है। ललिता बुआ बोली, नहीं, गिन लो। पैसा है ही ऐसी बला कि अच्छे अच्छों के दिमाग खराब कर देता है। मुझे ही देख लो, मैं भी तो कितनी बुरी हो गई थी पैसों के लालच में, और अब देखो कहां से कहां गिर पड़ी। छवि जी ने उनके सामने पैसे गिने। पूरे हैं। ललिता बुआ बोली, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ब्रजेश को बोल देना कि मैं खुद ही पैसे देने आया करूंगी, वह परेशान ना हुआ करे। अच्छा, चलती हूँ। ललिता बुआ खुशी से गुनगुनाती हुई वहां से चली गईं। छवि जी पैसे लेकर अंदर आई और ब्रजेश जी के पास रख दिए। उन्होंने ब्रजेश जी को बताया कि ललिता बुआ क्या कह रही थी। वह एकदम से चुप हो गए। ब्रजेश जी बोले, किस सोच में डूब गई? छवि जी बोली, जिस औरत का हजारों और कभी कभी लाख रुपए लूटने के बाद भी पेट नहीं भरता था, वह आज अपनी मेहनत पर 2000 के मुनाफे को पाकर कितना ज्यादा खुश थी। अपने पैर पर खड़ा होने के बाद उनके चेहरे पर चमक अलग ही है। विक्रम ने मानसी, मिस्टर सिंह और पीयूष को आगे का प्लान समझा दिया। दूसरे दिन सुबह कल्पना वॉक के लिए घर से बाहर निकली कि मानसी गेटअप बदलकर भविष्य बताने वाली बन गई और उसके रास्ते में बैठ गई और कुछ भाड़े के लोगों को अपनी जय जयकार के लिए सामने बैठा लिया। वह इंतजार करने लगी अपनी शिकार कल्पना के आने का। मानसी ने कल्पना को दूर से आते देखा तो विक्रम को कॉल किया। वह आ रही है। विक्रम बोला, जरा सावधान रहिएगा उससे, बहुत चालाक है वो। उसे इस कदर डरा दीजिएगा कि उसे सभी अपने दुश्मन लगे, यहाँ तक कि अजीत भी। उसके जहन में डर को अच्छे से भर दीजिएगा कि हर कोई उसकी जान लेना चाहता है, और फिर मिस्टर रमन का भूत भी तो है इसे परेशान करने के लिए। इसे इतनी बुरी तरह परेशान कर दिया जाए कि या तो यह खुद ही हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाए या फिर सच में ही पागल हो जाए, क्योंकि अगर ऐसी औरत होशो हवास में रही तो ना तो वह खुद चैन से जिएगी और ना ही किसी और को चैन से जीने देगी। इसे ये ही समझ में नहीं आए कि इसके साथ हो क्या रहा है। जब हर वक्त कल्पना का दिमाग इन्हीं चीजों में उलझा रहेगा तो और षड्यंत्र रचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। मानसी ने सहमति जता फोन रख दिया और पास आती कल्पना को देख अपने साथ खड़े हुए लोगों को इशारा किया। वो लोग तेज आवाज में मानसी की तारीफ करने लगे ताकि कल्पना सुने। अरे, त्रिशाला तो बहुत ही सही भविष्य बताती है। उसने मेरे भविष्य के बारे में जो बताया था ना, वह सब सच निकला। मेरा भी, मुझे बताया था कि 2 लाख की लॉटरी निकलेगी मेरी, और 1 हफ्ते के अंदर ऐसा हो भी गया। मेरी तो सास ने मेरी जिंदगी हराम कर रखी थी। आखिरकार मैं पति से तलाक लेने का सोचने लगी। तब इन्होंने बताया कि बस 3 महीने और मेरी सास जिंदा रहेगी, उसके बाद राम जी को प्यारी हो जाएगी।
मैंने जैसे तैसे 3 महीने खींचा और सच में मेरी सांस गुजर गई। मेरी बेटी का भी उन्होंने ही बताया था कि इस साल मेडिकल में उसका एडमिशन हो ही जाएगा, और देखो हो गया। बस लोगों का चेहरा देखकर भविष्य बता देती है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई दान वगैरह भी नहीं लेती। कल्पना ने जब यह सुना तो सोचा कि वह भी आजमा कर देखती है कि क्या पता उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए, फिर पैसे भी नहीं लेती। मानसी आंखें बंद कर ध्यान लगाने का नाटक कर रही थी। विक्रम फोन टेबल पर रख जब ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए मुड़ा तो सामने विविधा खड़ी दिखी। वह थोड़ा शांत लग रही थी। विक्रम बोला, क्या बात है, तुम इतने शांत क्यों हो? विविधा बोली, तुमने कल्पना को रास्ते से हटाने के लिए यही रास्ता क्यों चुना? विक्रम बोला, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन यह गैर कानूनी है। आरुषि मुझे अपना भाई मानती है और वह सहन नहीं कर पाएगी कि मैंने उसकी माँ को मारा या मैं एक कातिल हूँ। वरना बदले की आग मुझे कैसे जला रही है यह मुझे ही पता है। मुझे डर है कि कल्पना कहीं मुझसे आरुषि को छीन न ले। विविधा बोली, कल्पना तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? विक्रम फीकी सी हंसी हंसा, यह तुम्हारी गलतफहमी है। कल्पना चाहे तो मुझे सड़क पर लाकर खड़ा कर सकती है। मैं बस अभी तक इसलिए बचा हुआ हूं क्योंकि कल्पना ने अभी तक अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं किया है। उसके दिमाग में ये बात नहीं रही कि आरुषि कमजोर है और मैं उसे खुद से किसी भी कीमत पर अलग नहीं कर सकता। विविधा बोली, कल्पना इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वह एक बुरी माँ है। उसके पास तो आरुषि की कस्टडी हरगिज नहीं जाएगी और ना ही आरुषि कल्पना के साथ जाएगी। फिर तुम्हारे अलावा भला कौन है उसका? विक्रम एक पल को चुप रहा, फिर बोला, लेकिन उसकी कस्टडी उसके पिता के पास तो जा सकती है ना? और जब उसका पिता एक अच्छा इंसान है तो भला उसके पास आरुषि की कस्टडी क्यों नहीं जाएगी? विविधा यह सुन चौंकी। आरुषि के पिता? कौन है उसके पिता? अजीत। और कौन? ऐसा कैसे हो सकता है? कल्पना तो प्यार ही नहीं करती अजीत जी से। और तुम्हें यह सब कैसे पता चला कि अजीत जी ही आरुषि के पिता हैं? क्योंकि यह बात तो खुद कल्पना भी नहीं जानती। विक्रम गुस्से से बोला, कल्पना बकवास कर रही थी। झूठ के अलावा उसने कुछ बोला है क्या आज तक? मैंने एक डिटेक्टिव हायर किया हुआ है और उससे कल्पना की हिस्ट्री निकलवाई थी। तभी तो मुझे पीयूष, मानसी जी और मिस्टर सिंह के बारे में पता चला। कल्पना भटिंडा की रहने वाली है। घर में केवल माता पिता थे और वह लोअर फैमिली से बिलोंग करती थी। मिस्टर सिंह का पैतृक निवास था भटिंडा में, तो वो फॉरेन से कभी कभी वहां आया करते थे। बस तभी कल्पना ने उन्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। शादी के बाद वो फॉरेन में ही शिफ्ट हो गई। कुछ वक्त बाद जब मिस्टर सिंह से उसका मन भर गया तो उसने वहीं मानसी जी के भाई को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। बाद में उसे भी लूटने के बाद वह वापस भटिंडा आई, लेकिन तब तक माँ बाप मर चुके थे। अब तो उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था। अजीत भी बिजनेस के लिए जालंधर शिफ्ट हो गया था, तो ये अपने नए शिकार की तलाश में और अजीत से मिलने के लिए वहां आती जाती रहती थी। बाद में यह भी उसी शहर में शिफ्ट हो गई। बदकिस्मती से इसने हमारी कंपनी ज्वाइन की और मेरे पापा को टारगेट बनाया। पहले इसने मेरे पापा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि उनके साथ अफेयर चला सके और मेरे माँ पापा के बीच तलाक करवाकर उस घर में पहुंच जाए। लेकिन पापा ने उसकी तरफ कभी कोई रुचि दिखाई ही नहीं। तब जाकर उसने वह घटिया षड्यंत्र रचा जिसका जिक्र पापा ने अपने लेटर में किया था, और इस तरह उसने मेरे पापा को अपने जाल में फंसाया। अपने प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए उसने अजीत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि उसे एक बच्चा चाहिए था। अगर वह बच्चा किसी अनाथ आश्रम से लेती तो हो सकता था कि बाद में सच्चाई खुल जाती, और अगर किसी दूसरे से बच्चा खरीदती तो उसके लिए पैसे चाहिए थे। पापा को भी तो प्रेगनेंसी दिखानी थी, तो अजीत से बेहतर भला और कौन हो सकता था उसके लिए।
विविधा बोली, तुम यह सब कैसे जानते हो? कल्पना की एक दोस्त है भटिंडा में, सुहासिनी। उसने ही कल्पना को यह अजीत का इस्तेमाल करने वाला प्लान सुझाया था। बाद में पापा से कल्पना की शादी होने के बाद वह पैसे के लालच में कल्पना को ब्लैकमेल करने लगी कि पापा को सारा सच बता देगी अगर मुंह मांगे पैसे नहीं मिले तो। एक दो बार तो कल्पना ने उसे पैसे दिए, लेकिन उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था, तो उसका एक्सीडेंट करवा दिया, जिसके बाद वह चलने फिरने की हालत में नहीं रही। बाद में कल्पना ने उसे धमकी दी कि अगर दोबारा उसने मुंह खोला तो वह उसको जान से ही मरवा देगी। कल्पना अभी सिर्फ मेरी पूरी प्रॉपर्टी पर फोकस कर रही है और उसका ध्यान उससे ना हटे, इसलिए मैंने पीयूष को कल्पना से अपने पैसे वापस मांगे। कल्पना बहुत शातिर दिमाग की औरत है। कल को उसके दिमाग में यह बात आ गई कि आरुषि के दम पर वह मुझे हरा सकती है, तो मेरे उसकी बात ना मानने पर खुद ही दुनिया के सामने आरुषि का सच लाने की धमकी दे सकती है वह मुझे कि आरुषि अजीत की बेटी है। ऐसा हुआ तो अजीत आरुषि को किसी भी हाल में पाना चाहेगा। कल्पना अजीत के अपनी बच्ची के लिए प्यार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। अगर अजीत कोर्ट में आरुषि की कस्टडी के लिए अप्लाई करेगा तो जाहिर तौर पर उसे ही आरुषि की कस्टडी मिलेगी। मेरी आरुषि मुझसे छिन जाएगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आरुषि के बिना नहीं जी सकता। इसलिए कल्पना को ऐसा करने से रोकने के लिए मुझे उसे पूरी प्रॉपर्टी देनी होगी। पैसे की भूख नहीं है मुझे, लेकिन इस जायदाद का आधे से ज्यादा हिस्सा मेरे पापा की खून पसीने की कमाई है। उनकी मेहनत को मैं उस घटिया औरत को नहीं दे सकता जिसने उन्हें बर्बाद कर दिया। लानत है मुझ पर जो मैं अपने पापा की प्रॉपर्टी को ना बचा सका तो। विविधा बोली, ऐसा भी तो हो सकता है कि सुहासिनी झूठ बोल रही हो, आरुषि अजीत की बेटी ना हो। विक्रम बोला, यह बात आई थी मेरे दिमाग में, इसलिए मैंने पहले ही अजीत और आरुषि का डीएनए टेस्ट करवा लिया था। मैंने डिटेक्टिव की मदद से अजीत का खून गायब करवाया था और आरुषि का सैंपल लेना तो कोई इशू था ही नहीं। मैं चाहता हूं कि कल्पना इन सब चीजों में इतनी उलझी रहे कि उसका ध्यान ही ना जाए। बाद में अगर कभी ध्यान जाए भी और वो सभी से सच कहे तो लोग उसकी बात पर भरोसा ना करें, यह सोचकर कि कल्पना पागल हो गई है। मैं तो कहता हूं भगवान करे कि कल्पना सच में ही पागल हो जाए, क्योंकि तभी आरुषि का राज हमेशा राज रह सकता है। विविधा बोली, तुम्हें क्या लगता है कल्पना आरुषि का सच बता अजीत को राजी कर लेगी? क्योंकि सिर्फ अजीत ही इकलौता ऐसा है जो हर वक्त उसका साथ देता है। कल्पना के धोखे को जानकर वह उसे छोड़ देगा। विक्रम बोला, जहां कल्पना को पैसे मिल रहे हों वहां वह आरुषि जो कि उसकी बेटी है उसको भी मारने के लिए तैयार है, तो फिर अजीत क्या चीज है उसके लिए? अजीत बस मोहरा है उसके लिए। उसकी नाराजगी या गैर मौजूदगी से कल्पना को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कल्पना मानसी के सामने आ खड़ी हुई और उसके आंखें खोलने का इंतजार करने लगी। मानसी ने कुछ वक्त बाद आंख खोलकर एक पल को कल्पना को देखा और फिर मुस्कुरा दी। तो आखिर तुम आ ही गई अपने बुरे कर्मों का बोझ ढोते हुए। कल्पना पहले तो चौंकी, फिर संभल कर बोली, यह क्या कह रही हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। मानसी बोली, मैं लोगों का भविष्य ही नहीं भूत भी देख सकती हूँ, और तुमने अब तक कितने पाप किए हैं उनका पूरा लेखा जोखा तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरों में साफ दिखाई दे रहा है। आज तुम यहाँ इसलिए आई हो क्योंकि तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हें जीने नहीं दे रहे। तुमने अब तक जो भी गलत किया है अब लौटकर वापस तुम्हारे पास आ रहा है। यही तो कर्मा है। तुम दूसरों के साथ जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें भोगना होगा। कल्पना उसकी बात सुन दंग रह गई और सोचने लगी, यह तो सच में बहुत कुछ जानती है। मानसी बोली, जिससे तुम पीछा छुड़ाना चाहती हो उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य के बीज आसानी से छूट सकता है लेकिन अतृप्त आत्मा से नहीं। कल्पना बोली,
तो क्या मुझे हर वक्त ऐसे ही जीना होगा? नहीं, प्रायश्चित करो अपने बुरे कर्मों का, बस यही एक तरीका है। कल्पना सोच में पड़ गई। मानसी कल्पना को देखने लगी कि उसकी कही बातों का कल्पना पर कोई असर हो भी रहा है या नहीं। कल्पना संभल कर बोली, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया है। तुम सिर्फ एक ठग हो जो लोगों को बेवकूफ बनाती हो। पता नहीं कहां कहां से मुंह उठाकर चली आती हैं तुम जैसी पाखंडी लोग। इस तरह हड़बड़ाकर कल्पना वहां से जाने लगी कि मानसी उठ खड़ी हुई और गुस्से से उस पर चिल्लाने लगी, धूर्त! अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही तू। तेरी वजह से ना जाने कितनों के घर उजड़ गए, और अकड़ तो देखो, मुझे पाखंडी बता रही है। याद रख, जो दूसरी दुनिया से तेरे पास आया है वो अपने हर दर्द का हिसाब लेगा तुझसे और तड़पा तड़पा कर मारेगा तुझे। जितनी तकलीफें तूने उसे दी थी उतनी ही तकलीफ वो तुझे देगा। तू तो ये भी नहीं जानती कि तू इस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई है। कोई तेरा सगा नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि तू भी तो आज तक किसी की सगी नहीं है। मान ले मेरी बात, वरना बहुत पछताएगी। कल्पना को उसकी सारी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन वह बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से चलती बनी। ऐसे चुपचाप जाते देख मानसी निराश हो गई। बड़ी मोटी चमड़ी की औरत है ये। इतना कुछ किया लेकिन इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने विक्रम, पीयूष और मिस्टर सिंह को कॉल किया। इतना तामझाम किया हमने, 2-3 दिन बर्बाद किए, लेकिन इस औरत को तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने डराया तो बहुत है उसे, पर मुझे झूठा बोलकर चुपचाप यहां से निकल गई। पीयूष बोला, 1 हफ्ता निकाला था हमने सारा काम छोड़कर कि पहले इस कल्पना को सबक सिखा सके, लेकिन रिजल्ट तो 0 ही दिख रहा है। इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता मैं आप लोगों को। मिस्टर सिंह बोले, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि उस कल्पना पर कुछ असर तो जरूर हुआ है, पर वह दिखा नहीं रही थी मानसी को। विक्रम बोला, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि जब मानसी जी ने उससे सारी बातें कही होंगी तो कल्पना को ये बात कहीं ना कहीं चुभी तो होगी कि तुम्हें ये सब कैसे पता कि वो कितनी धोखेबाज है। लेकिन लोगों की भीड़ के आगे हिचक गई होगी। अभी भी 4 दिन है हमारे पास, इतनी जल्दी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मानसी जी बोली, भगवान करे जैसा आप दोनों कह रहे हो वही सच हो। पीयूष बोला, हाँ, वरना मैं उस औरत का गला दबा दूंगा। सरकार को कानून बनाना चाहिए कि ऐसे गिरे हुए लोगों को मारने पर कोई सजा नहीं होगी। यह सुन सभी हंस दिए। मिस्टर सिंह बोले, ख्याल बुरा नहीं है। पीयूष बोला, कल्पना घर पहुंच गई होगी, उसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसा है। उसी से हमें पता चलेगा कि उस पर हमारे प्लान का असर हुआ भी है या नहीं। विक्रम बोला, आप लोग देखिए, मैं ऑफिस के रास्ते में हूं, अगर कुछ पता चला तो मुझे बताइएगा। कल्पना घर पहुंची और दरवाजे को अच्छे से बंद कर लिया। किचन में अपने लिए ब्रेड बटर लगाते हुए अजीत ने जब कल्पना के लड़खड़ाते हुए कदमों की आवाज सुनी तो ब्रेड वहीं रख हाथ में चाकू लिए किचन से बाहर निकला। उसने कल्पना को सोफे पर डरा सहमा हुआ देखा तो सोच में पड़ गया कि ये तो वॉक पर गई थी, तो फिर अब क्या हो गया इसे। वह कल्पना को पुकारते हुए उसकी ओर बढ़ा। कल्पना, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आई? कल्पना ने अजीत के हाथ में चाकू देखा और उसे अपनी तरफ बढ़ते हुए पाई तो मानसी की कही बात याद आ गई उसे कि तू इस वक्त चारों तरफ दुश्मनों से घिरी हुई है और कोई तेरा सगा नहीं है। कल्पना को महसूस होने लगा कि अजीत वो चाकू उसे मारने के लिए ला रहा है। इधर विक्रम ऑफिस पहुंचा, अपनी चेयर पर बैठा ही था कि पीयूष का फोन आया। जल्दी से कल्पना को देखो, इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी। विक्रम को समझ नहीं आया कि ऐसा भी क्या हुआ। उसने अपने फोन में कल्पना की लाइव वीडियो देखना शुरू कर दिया।
कल्पना अजीत पर सोफे पर रखे कुशन, पास ही रखे वास वगैरह उठाकर फेंक रही थी और चीख रही थी। तुम भी मेरे दुश्मन हो, मुझे मारना चाहते हो, लेकिन कल्पना इतनी आसानी से नहीं मरेगी। तुम उस रमन के भूत से मिल गए हो ना मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। उस भविष्य देखने वाली औरत ने मुझे सब बता दिया था कि यहाँ चारों ओर मेरे दुश्मन हैं। तुम मुझे मारोगे उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगी। अजीत उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल्पना नहीं मान रही थी। उसे बेकाबू होते देख अजीत आपे से बाहर हो गया और कल्पना को रसीद कर एक थप्पड़ जड़ दिया। यह सब इतने अचानक से हुआ कि कल्पना कुछ समझ ही नहीं पाई। थप्पड़ खाने के बाद वह अविश्वास से अजीत की ओर देखने लगी। अजीत ने कंधों से पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ दिया। होश में आओ कल्पना, ये क्या बचपना लगा रखा है तुमने? तुम मुझे मारने पर तुली हुई हो। मैं? अजीत मारेगा तुम्हें, जिसने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया है। कल्पना ने गुस्से से अजीत को धक्का दे दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अपनी हद में रहना सीखो। अगर दोबारा मुझे हाथ भी लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। अजीत उसके तेवर देख परेशान हो गया। इस औरत ने तो परेशान करके रख दिया है। पहले अपने षड्यंत्रों से लोगों को परेशान करती थी और अब यह नया शिगुफा है। अगर इससे प्यार ना होता तो इसकी बदमिजाजियां क्यों सहन करता? पर ये पत्थर दिल औरत कभी मेरे प्यार को ना समझ पाई और ना ही कभी समझेगी। लगता है इसके बुरे कर्मों का भोग शुरू हो गया है, तभी ऐसी हरकतें कर रही है। आज हाथ तक उठाना पड़ गया मुझे। अजीत नम आंखों से उदास होता हुआ वहां से चला गया। उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और कल्पना के लिए भी बना डाइनिंग टेबल पर रख उसके कमरे में आया। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ